रिपोर्ट में दी गई स्थिति वही है जो मैंने अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत की है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे यह पद एक और उपकुलपति और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के कुल सचिव से भिन्न है, क्योंकि मैंने उसी समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 163 पर लिखा पाया है कि रेक्टर की अनुपस्थिति में कुल सचिव उनके कार्यभार को संभालेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि रेक्टर का कार्यभार किसी भी अर्थ में उपकुलपति तथा कुल सचिव के कार्यभार से भिन्न होगा, तथा इसलिए मैं नहीं समझता कि एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। यह अनावश्यक है और वर्तमान परिस्थितियों में विश्वविद्यालय पर एक बोझ है। इसी आधार पर मैं अपने माननीय मित्र की श्री जादव के संशोधन का समर्थन करता हूँ। बहस पुनः आरंभ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इस संशोधन के पक्ष में हूँ। वास्तव में मैं विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के विश्वविद्यालय में प्रवेश के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिनका विचार है कि अगर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ना है तो कॉलेजों को प्राध्यापकों के अधीन होना चाहिए। यह मेरा विचार है और मुझे मालूम नहीं है कि कितने माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत हैं। अगर सभी प्रधानाचार्यों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने दिया जाए तो वे अपने साथ विश्वविद्यालय प्रबंध में अलगाववाद की भावना लाएंगे और विश्वविद्यालय को एक संगठित संस्था बनाने के बजाय इसको एक खंडित संस्था बनाएंगे। पर मेरे माननीय मित्र श्री हामिल ने यह विचार रखा है कि विश्वविद्यालय में उसके कार्य संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक जरूर होने चाहिए। उन्होंने अब भी कहा है कि वर्तमान स्थिति में विश्वविद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है। महोदय, मेरे विचार में माननीय सदस्य श्री हामिल द्वारा पेश किए गए विचार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जबकि हम विश्वविद्यालय को लोकतांत्रिक बना रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक होने चाहिए। जो विश्वविद्यालय को इस प्रेसिडेंसी के शैक्षिक मामलों के लिए बनाई गई एक संस्था के रूप में कार्य करने में सहायक सिद्ध हो। मैं यह चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों को रखने की व्यवस्था करते हुए प्रधानाचार्यों के प्रवेश को हम उन कारणों के लिए जो मैं पहले ही दे चुका हूँ टाल सकते थे, पर मेरा मानना है कि अब यह संभव नहीं है, क्योंकि खंड 3 की परिभाषा में शिक्षकों में प्राध्यापक शामिल हैं। प्रधानाचार्य प्राध्यापक हैं और वे विश्वविद्यालय में आ सकते हैं, चाहे माननीय सदस्य श्री दस्तूर का संशोधन स्वीकृत हो या न हो। उनका संशोधन केवल व्याख्यात्मक है और इससे कोई नई तब्दीली नहीं होती है। मैं इसलिए इसके पक्ष में हूँ। फोर्थ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। अगर मैं विश्वविद्यालय में सुधारों और विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति के बारे में अपने माननीय मित्र श्री मुंशी के विचारों से सहमत होता तो निसंदेह मैं इस संशोधन के पक्ष में खड़ा न होता, पर विश्वविद्यालय के सुधार में दिलचस्पी लेने वाले एक व्यक्ति के तौर पर और दूसरे दलित वर्ग का होने के नाते मैं सैद्धांतिक तौर पर अपने माननीय मंत्री श्री मुंशी के विचारों से असहमत हूँ। महोदय, ऐसा लगता है कि मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी का विचार है कि विश्वविद्यालय
एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य कानून और कानूनी नियम बनाना है तथा सिर्फ परीक्षाएं करवाने और उस विधेयक के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रबंध करना है। महोदय, मेरे विचार में विश्वविद्यालय के बारे में यह दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के मूलभूत कार्यों में से एक कार्य जरूरतमंद और गरीबों को उच्चतम शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना है। मैं नहीं मानता कि किसी भी सभ्य देश में कोई भी विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व को न्यायोचित करा सकता है अगर वह केवल परीक्षाओं की समस्याओं को हल करने और डिग्रियां देने का ही कार्य करता रहे। अगर एक आधुनिक विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वह पिछड़े समुदायों को उच्चतम शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करे, तो मेरे विचार में इसके परिणाम स्वरूप स्वीकार करना चाहिए कि पिछड़े समुदायों का विश्वविद्यालय के मामलों में कोई नियंत्रण होना चाहिए। महोदय, मैं विश्वविद्यालय को प्राथमिक तौर पर एक तंत्र मानता हूँ जहाँ उन सभी व्यक्तियों को शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं जो इन सुविधाओं का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए बौद्धिक तौर पर सक्षम है, परंतु जो रुपये, पैसे तथा कुछ और अभावों के कारण इन सुविधाओं को हासिल नहीं कर सकते। महोदय, यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय का संबंध मुख्यतः प्रबुद्ध तथा शिक्षित वर्ग से है और विश्वविद्यालय के सही ढंग से कार्य करने के लिए यह जरूरी है कि कथित शिक्षित वर्ग इसका नियंत्रण करे। मैं यह सिद्धांत मानने के लिए तैयार हूँ अगर शिक्षित वर्ग जो इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण करेगा उसमें सामाजिक सदाचार हो। उदाहरणतः अगर वे निम्न वर्गों की आकांक्षाओं से सहानुभूति रखते हों, निम्न वर्गों के अधिकारों को मान्यता देते हों और मानते हों कि इन अधिकारों का आदर करना चाहिए, तो हम जो कि पिछड़े समुदायों से हैं शायद अपने भाग को कथित उन्नत वर्गों के हाथों में सौंप दें। परंतु महोदय, सदियों से कथित उन्नत और शिक्षित वर्गों के शासन का हमें बहुत ही कड़वा अनुभव है। मेरे विचार में उन्नत वर्गों के लिए यह गौरव की बात नहीं है कि इस देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, जिसे अपराधी जातियों के नाम से जाना जाता है, मौजूद रहे। निसंदेह यह उनके लिए गौरव की बात नहीं है कि देश में एक ऐसी आबादी है जिसे अस्पृश्य माना जाता है। निश्चय ही वे दलित वर्गों के स्तर को उठा सकते थे, वे अपराधी जातियों के स्तर को उठा सकते थे अगर वे चाहते तो अपनी संस्कृति हम तक ला सकते थे और हमें अपने बराबर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न भूतकाल में किया और न ही भविष्य में वे इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं। उनकी निर्दयता पूर्ण उपेक्षा ने और हमारी प्रगति के प्रति सक्रिय विरोध के द्वारा उन्होंने हमें यह पक्का विश्वास दिला दिया है कि वे वास्तव में हमारे शत्रु हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी इच्छा हमें वहीं रखने की है जहां मैं पिछले कुछ दिनों से चल रही बहस का जिक्र नहीं करना चाहता, परंतु इस तथ्य में जरा सा भी संदेह नहीं है कि विरोधी पक्ष के सदस्य जो सरकार को अपना शत्रु मानते थे, अब इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें हराने के एक ही उद्देश्य से उसके साथ हैं। उनके इस व्यवहार के पीछे वर्गों के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व के दावों के सिवाय
और कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि वे सरकार के साथ मिल गए हैं, जिसका वे हर समय विरोध करते थे। महोदय, क्या हम इस प्रबुद्ध वर्ग का, जो अपने दृष्टिकोण में इतना संकीर्ण, इतना अनुदार हो, विश्वास कर सकते हैं? मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी ने कहा है कि यदि यह किसी भौतिक लाभों के लिए विभाजन का प्रश्न होता तो वह शायद सेनेट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए सहमत होते, लेकिन मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि दलित वर्ग यह समझ गए हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा भौतिक लाभ है और उसके लिए वे लड़ सकते हैं। हम भौतिक लाभों को भूल सकते हैं, हम सभ्यता के भौतिकवादी लाभों को भूल सकते हैं, परंतु हम उच्चतम शिक्षा के लाभ को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के अपने हक और अवसर को नहीं छोड़ सकते। दलित वर्गों के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का यही महत्व है कि अब उन्हें यह एहसास हो चुका है कि शिक्षा के बिना उनका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि सीटों में बढ़ोतरी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह कई बार कहा जा चुका है कि जब विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है, तो नामांकित सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानाचार्यों को विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो सरकार को कम से कम 10 सीटें उन्हें देनी पड़ती, और क्योंकि उनके लिए अब अलग से प्रावधान किया गया है, 40 की 40 सीटें दलित वर्गों को मिलेंगी। अब महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यही कारण है कि दलित वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नामांकित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि माननीय सदस्य श्री हामिल के संशोधन के परिणाम स्वरूप विभिन्न कॉलेजों के जिन प्रधानाचार्यों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिला है, वे निश्चय ही दलित वर्गों के मित्र होंगे। मुझे इन प्रधानाचार्यों को पर्याप्त अनुभव है और मुझे यकीन है कि सीनेट के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति उच्च वर्गों के ही होंगे और वे शिक्षा की मांग करने वाले दलित वर्गों के बचाव के लिए कभी नहीं आएंगे। यदि मंत्री महोदय ने सीनेट में उच्च वर्गों के लिए और 10 सीटें दी हैं, तो उन्हें पिछड़े समुदाय के लोगों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए और संतुलन बराबर करना चाहिए। ऐसा इस विधेयक में पहले से उपलब्ध सीटों में 10 और सीटें जोड़कर ही किया जा सकता है। महोदय, हमने अपने डर और अपनी शंकाओं को प्रकट कर दिया है। मेरे विचार में यह उचित ही है कि ऐसे मामलों में जहां पिछड़े समुदायों की भावनाएं इतनी प्रबल हैं और जहां वे समझते हैं कि जब तक उन्हें सीनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता उनके हितों की सुरक्षा नहीं होगी, सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या यह सही होगा कि वह दलित जातियों को उच्च जातियों की दया पर छोड़ने के लिए अपनी सरकारी ताकत का प्रयोग करे। मैं सदन के माननीय नेता से यह अपील करूंगा कि इसी में बुद्धिमानी है कि वह इस प्रश्न को इस सदन में मुक्त निर्णय के लिए छोड़ दें। अब सदन को जैसा ठीक लगे फैसला करें। इस बयान के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।